कर दो 100 चालू हो गया। कोई नहीं। हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग करंट अफेयर को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। सभी को जय जय राम, गणेश भगवान की जय करके हम पीरियड को आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है? बोल रहा है भाई साहब, कौन से देश हैं जो ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है? पूर्ण सदस्य मतलब आपको पता है ब्रिक्स एक संगठन है, उस संगठन में उसी देश का नाम लिया जाता है जो उस देश का सदस्य है। तो यहाँ पर ब्रिक्स का सदस्य एक नया सदस्य बना है, इंडोनेशिया। ध्यान रखना, जैसे हमारे घर में कोई लल्ला आता है तो वो नया सदस्य होता है हमारे घर में, ऐसे ही ब्रिक्स का नया सदस्य बन गया इंडोनेशिया। यदि यहाँ पर देखो, यदि हम इसे तोड़ दें, ये लिखा है इंडो और यहाँ पर लिखा है सिया। ये सब सदस्य आना और जाना, दुनिया में हम कैसे आए हैं और कैसे जाएंगे, ये सब सिया जी पे डिपेंड करता है। और सिया जी बोले तो आपको पता है मैया जी हमारी सीता माँ है। तो यहाँ पर ब्रिक्स में एक सदस्य आया है नया और उस सदस्य का नाम है सिया। सियापुर यहाँ पर इंडोनेशिया, समझ गए? ये सदस्य आए हैं, हम इनका वेलकम करते हैं कि ब्रिक्स में सदस्य आए हैं, इनका नाम है सिया। सियापुर यहाँ पर क्या है? इंडोनेशिया। इसके बाद आगे बात करेंगे, 14 जनवरी 2025 में अंतरराष्ट्रीय विभाग के नए सचिव और इसरो के अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना, अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब यहाँ पर देखो, इसरो आया, आपको पता है इसरो की स्थापना 1969 में हुई है, हम पढ़ चुके हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जो पेपर में आता है। मैंने मुख्यालय कहाँ बोला? बेंगलुरु। स्थापना आपको पता है 1969 में हुई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यदि इसरो के अध्यक्ष की बात करें, इसरो के नए अध्यक्ष, इसरो के कौन से अध्यक्ष? नए अध्यक्ष की बातें करें तो ये डॉक्टर नारायण है। कौन है भाई साहब? डॉक्टर नारायण। यदि हम बोले डॉक्टर बी नारायण। अब देखो यहाँ पर इसरो आपको पता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर लोग काम करते हैं। और आपको पता है जब नई चीज की रिसर्च हम करते हैं तो नारायण का नाम लेकर करते हैं, नारायण नारायण नारायण। हे भगवान नारायण, हम इस चीज की रिसर्च कर रहे हैं जिसमें हम सफल हो सके, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यदि हम किसी भी चीज की रिसर्च कर रहे हैं तो नारायण भगवान का नाम लेकर कर रहे हैं। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े लिखे लोग होते हैं, सभी लोग पीएचडी वाले होते हैं, इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर लगा होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नारायण का नाम लेकर हम प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है डॉक्टर बी नारायण वर्तमान में किस इसरो के केंद्र के निर्देशक के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं? ये बोल रहे हैं भाई साहब, कौन सा इसरो है जहां पर आपके नारायण जो हैं कार्यरत हैं? डॉक्टर बी नारायण वर्तमान में किस या कौन से इसरो केंद्र के निर्देशक के रूप में यहाँ पर कार्यरत हैं? तो देखो इसके मतलब यहाँ पर कार्यरत का जो स्पेस का नाम है, इसरो का नाम है, वो है आपका द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र। अब देखो द्रव होता है पानी, समझे नहीं समझे? द्रव क्या होता है? लिक्विड अवस्था में जो चीजें होती है उसे बोलते हैं द्रव। प्रणोदन, ध्यान रखना, प्रणाली केंद्र, ध्यान रखना। अब देखो जहां पर भी आपको पता नारायण आ जाते हैं वो हर चीज को पानी पानी कर देते हैं, ध्यान रखना। क्यों? देखो पीएचडी डॉक्टर ध्यान रखते हैं, पानी पानी कर देना तो द्रव से रिलेटेड बातें हैं और ये द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र में कार्यरत है। इसरो के योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? इसरो के योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो SI पुरस्कार, SI पुरस्कार है। यहाँ पर SI पुरस्कार इनको इसरो के योगदान के लिए दिए गए। इसरो में यहाँ पर देखो
होता है इसरो में, और यहाँ पर भी ऐसा ध्यान रखना, और यहाँ पर क्या है आई, इसरो आई पुरस्कार। देखो यहाँ पर यदि हम बात करें इसरो फॉर एस, रो मतलब आई और फॉर आई, तो इसरो में एस और आई, इसरो फॉर एस और आई फॉर आई। तो इसरो में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार आया है, तो इसरो को क्या है एस और आया फॉर आई, ध्यान रखना। तो इसरो में एस आई पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर बी नारायण कौन से वर्ष में इसरो के या फिर कौन से वर्ष में यहाँ पर इसरो में शामिल हुए थे, तो यहाँ पर देखो इसरो में एट 4। यदि हम बात करें इसरो में आप तभी जा सकते हो जब कम से कम आपको 84 घंटे या 84 मंथ आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आपकी जॉब लगेगी। ध्यान रखना, ऐसे हम याद रख सकते हैं कि आपको कम से कम 84 घंटा या फिर 84 मंथ आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आपको जॉब मिलेगी। कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, 84 घंटे। डॉक्टर बी नारायण किस वर्ष में इसरो में शामिल हुए थे, 84 वर्ष में ये शामिल हुए थे, मतलब 1984 में इनकी नौकरी लग गई थी इसरो में, नारायण जी की। अब हम चले आगे, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष कौन है। एथलेटिक्स, आप देखो एथलेटिक्स मतलब तैरना होता है, और आपको पता है ये एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं होनी चाहिए, और आपको पता है एथलेटिक्स में वही पुरस्कार जीत सकता है जो बहादुर हो, ध्यान रखना। और ये अध्यक्ष भी वही बनेगा जो बहादुर है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर लिखा है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, तो बहादुर। बहादुर लोग ही आपके अध्यक्ष बन सकते हैं, वो टैलेंटेड है, बहादुर लोग हैं, कोई पगला को थोड़ी बना देंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि भारतीय एथलेटिक्स में, तो बहादुर सिंह को बनाया गया, ध्यान रखें, बहादुर सिंह लागू। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। एआई का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आपको पता है इंटेलिजेंट और सबसे सुंदर शहर कौन सा है, पेरिस। दुनिया का सबसे सुंदर शहर कौन सा है, पेरिस। आपको पता है जो सबसे ज्यादा सुंदर होता है वह इंटेलिजेंट होता है। क्या होता है, इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपका पेरिस। और देखो यहाँ पर मैं बता दूं, बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपका सब मान लो आपके रोबोट है, रोबोट का दिमाग है ये जो काम करता है, सबसे सुंदर दिमाग होता है, ध्यान रखना। और सबसे सुंदर शहर कौन सा, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे सुंदर है। यदि हम बात करें एक्शन, एक्शन आपको पता है एक्शन वही मारते हो सुंदर हो, और सबसे सुंदर शहर कौन सा, पेरिस। अपन बोलते हैं कितना शान बन रहा हो, एक्शन मार रहा है। जबकि नौकरी के बिना कुछ भी नहीं है भाई साहब, ध्यान रखना। यदि नौकरी है तो सब कुछ है, और कुछ भी नहीं है। समझे नहीं समझे, एक्शन वही मार सकता है जिसके पास वर्तमान में नौकरी है। नवंबर 2024 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी द्वारा मापी गई भारत के कारखानों में, ध्यान रखना, उत्पादन की वृद्धि दर कितनी है। कारखानों में बोल रहा है वृद्धि दर कितनी है, तो यहाँ पर देखो 5.2%। वृद्धि कितनी है, 5.2 है। यहाँ पर देखो औद्योगिक में बोल रहा है, औद्योगिक मतलब क्या होता है, बिजनेस। सूचकांक, यदि सूचकांक की बात करें, आपको पता है आईआईपी में कितने % कारखाना उत्पादन में वृद्धि, 5.2। अब यहाँ लिखा है विकसित भारत युवा संवाद 2025 में किस आयोजन का पुनर्कल्पित संस्करण है ये, तो यहाँ पर देखो राष्ट्रीय युवा दिवस का पुनर्कल्पित मतलब यहाँ पर देखो पुनः से कौन कर सकता है, युवा। क्योंकि युवा के पास आपको पता है ताकत होती है, क्या होती है, ताकत होती है, तो युवा ही कर सकता है पुनः। और यहाँ पर लिखा राष्ट्रीय युवा दिवस आपके 2025 में
विकसित भारत युवा संवाद पुनः किया है इन्होंने, ध्यान रखना। अब यहाँ पर लिखा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अभी देखे हम नरेंद्र मोदी जी की 10 जनवरी का आपको पता विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है 10 जनवरी को। अब यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र सरकार द्वारा 10 जनवरी 2025 को किए गए सवितरण, मतलब सभी को वितरण, ध्यान रखना, से कौन से राज्य को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ। देखो यदि मैं बता दूं कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यदि हमारे भारत में कोई है तो वो आपका यूपी है, क्योंकि समथिंग 23 से 24 करोड़ जनसंख्या लगभग, ध्यान रखना। आपके एमपी की 7-8 करोड़ जनसंख्या है, तो यहाँ पर 24 करोड़ में सबसे ज्यादा आवंटन होगा ना, ध्यान रखना, क्योंकि 24 करोड़ जनसंख्या है लगभग। तो बंटन यदि हम बोला वितरण मतलब बांटना होता है, वितरण मतलब क्या होता है, बांटना होता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां पर रहेगी वहां पर सबसे ज्यादा वितरण होगा, केंद्र सरकार वहां पर ज्यादा बांटेगी कि उनको वोट मिलेगी, ध्यान रखना वहां से। तो ऐसा है, केंद्र सरकार यदि कोई बोल दे 10 जनवरी 2025 को किए गए वितरण का, तो ऐसा कौन सा राज्य है जो आवंटन सबसे ज्यादा हुआ है, तो आपके यूपी में होगा, ध्यान रखना। क्योंकि यूपी वाले उत्तर देंगे भैया, वोट से उनको क्या देंगे, उत्तर देंगे, क्योंकि वोट ज्यादा है। 2024 की यदि हम बात करें, 2024 में ग्लोबल वाटर, देखो वाटर कौन सा है, ग्लोबल वाला। ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में भारत में किस प्राकृतिक आपदा को विशेष रूप से उपजाऊ किया है, या उपजाऊ है, ये उपजाऊ लिखा है, ये ध्यान रखना, उपजाऊ किया है। तो यहाँ पर वायनाड, यहाँ पर लिखा है वायनाड भूस्खलन। यदि हम बातें करें यहाँ पर 2024 में ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट में भारत में किस प्राकृतिक आपदा को विशेष रूप से आपके उपजाऊ बनाया गया, तो वायनाड। अब देखो यहाँ पर उपजाऊ का मतलब है, यदि यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें करूं, किसी मिट्टी को आप यदि उपजाऊ बनाना चाहो उसको बाय नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं बाय नहीं कर सकते, यदि मिट्टी को आपने उपजाऊ नहीं बनाया, आपने बाय बाय कर दिया मिट्टी से कि मिट्टी हेलो हाय बाय, ध्यान रखना, तो उसके यदि बाय कर दिया और आपने उपजाऊ नहीं बनाए, तो जहां पर 20 कुंटल गेहूं होना था वहां पर ओनली 10 कुंटल गेहूं होगा। जहां पर धान 15-16 कुंटल होनी थी वहां पर आपके 5-6 कुंटल हो जाएगी। तो आप बाय नहीं कर सकते, उपजाऊ के लिए बाय नहीं कर सकते, आपको उपजाऊ जमीन बनाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बाय आप लोग नहीं करते, नहीं तो आप लोग ये हो कि बाय कर दो भाई मिट्टी को तो उत्पादन में नहीं होगा, वो इसलिए हम करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें हम, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ लिखा विश्व हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। हमें पता है कि भाई साहब हर साल मनाया जाता है और 10 जनवरी पे मनाया जाता है। मैंने बताया था हिंदी दिवस को आपको पता याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा। विश्व हास्य दिवस, देखो किसी की आंखें मान लो ये 2 है, यदि मान लो ये आपका चेहरा है और कोई हंस रहा है, विश्व लेवल पे हंसेगा तो आंखें गिर जाएंगी आपकी। आंखें यदि आपकी गिर जाएंगी तो यहाँ पर 2 आंखों की जगह 1 आंखें बचेंगी, ये क्या होगा, 10 जनवरी। समझे नहीं समझे, तो विश्व हास्य दिवस होता है 10 जनवरी। 2 अखियां आपको दी है भगवान ने और उनमें से यदि एक गिर जाए हंसते टाइम तो आपकी एक ही बचेगी। तो यहाँ पर विश्व हास्य दिवस मनाते 10 जनवरी को। अब यहाँ लिखा है विश्व हिंदी दिवस जिले के विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदी का सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली वैश्विक भाषाओं में से एक है। एक के रूप में बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को, इसको बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग। 2025 की थीम ये आएगा आपके पेपर में, यहाँ पर थीम लिखा है एकता और सांस्कृतिक गौरव को वैश्विक आवाज, वैश्विक एकता और सांस्कृतिक आपदा प्रदान में हिंदी की भूमिका पर जोर दिया गया है। ये इसकी थीम है 2025 की, याद रखना। अब देखिए हम आगे चलते हैं यहाँ पर,
यहाँ से देखें, ये लिखा है ई श्रम। ई श्रम पोर्टल को कितनी अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करने के लिए अपग्रेड किया गया है। वो ये बोलना चाह रहा भाई साहब कि यहाँ पर ऐसी कितने अनुसूचित जाति वाली भाषाएं हैं, भाषाओं का समर्थन करो। और ई श्रम मतलब इंटरनेट के द्वारा, समझ गए। अरे देखो, इसे हम याद करें कि भाई साहब ई श्रम जो भी व्यक्ति करता है ना, उसको 1-1, 2-2 रुपए से कमाई होती है बस। यदि हम बात करें इंटरनेट कमाई की, तो यहाँ पर जो भी श्रम करता है इंटरनेट के द्वारा, जैसे आप बैलेंस डलवाते हो, ओनली 2-2 रुपए बचते हैं उन्हें। कितने बचते हैं? 2-2 रुपए बचते हैं। और उसमें अपना जो है दोस्त उधारी कर जाता है, तो बेचारे दुकानदार का क्या होगा, तुम बताओ। ई श्रम पोर्टल वाले यहाँ पर देखो, ई श्रम पोर्टल को कितनी अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करने के लिए अपग्रेड किया गया, तो 22 भाषाओं के लिए। आपको पता है, ये भी पता है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के विवरण है, जिसमें आपको पता है कि आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन में आपके 3 भाषा जोड़ी गई है 1992 में। आपको ये भी पता है कि 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ी गई है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और ये हुआ है, आपको पता है कि इस प्रकार अभी भारत में हम देखें 8वीं अनुसूची में, तो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। जो राष्ट्रीय भाषा आपकी 24 है, पर 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। जिसमें राजस्थानी भाषा का विवरण नहीं है उसमें, समझ गए, और ना ही उसमें इंग्लिश है। इस श्रम में आपको पता है 2-2 रुपए 2-2 भाषा का बात है भाई साहब यहाँ पे जोड़ने की। यदि हम बात करें यहाँ पर पहला प्रवासी भारतीय दिवस का मन, प्रवासी का मतलब जो बाहर से आता है। जैसे हमारे गांधी जी आए थे, आपको पता है महात्मा गांधी जी आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो ये वही है 9 जनवरी को तारीख को। देखो यहाँ 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। भारतीय दिवस बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। पर यहाँ पर देखो 18वां प्रवासी, एक शब्द ध्यान रखना, ये 18वां प्रवासी दिवस है 2025 का। यदि कोई पूछ ले कि कौन से नंबर का प्रवासी दिवस है, तो 18वें नंबर का। समझे नहीं समझे? यहाँ लिखा है भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी, मतलब ये 9 जनवरी को मनाते हैं। 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ध्यान रखना, आपको ये पता है बहुत अच्छे तरीके से कि 9 जनवरी को हमारे गांधी जी आए हैं, जब से दिवस मना रहे हैं 9 तारीख को वार्षिक आयोजन। थीम की बात करें, ये है मोस्ट आईएमपी 2025 में। बहुत शानदार थीम क्या रखी गई है यहाँ पर, तो थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, मतलब जो बाहर से व्यक्ति आए हैं उनका भी योगदान है भाई साहब विकसित भारत में। इतिहास के इवेंट्स की बात कर लेंगे, क्या जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पहली बार जब प्यार की चीज होता है, ऐसा नहीं है लगी, पर यहाँ पर देखो हम प्रवासी दिवस मना रहे हैं। पहली बार जब मना रहे हैं यहाँ पर 2003 में मनाया गया। कब मनाया गया था? 2003 में। समझे नहीं समझे? उद्देश्य भारत के विकास में भारतीय लिखाई भारतीय प्रवासियों को भागीदार बनाना है। उद्देश्य क्या है? भारत के विकास में भारतीय प्रवासियों को भागीदार बनाना, मतलब का ये है कि उन्हें हिस्सेदारी देना है, उन्हें भी अपना दोस्त बनाना है, जो अपने विकास में भागीदारी हो सके। महत्व की बातें करेंगे, इसका महत्व क्या है प्रवासी भारतीय दिवस का, तो भारत या भारतीय लोग, ध्यान रखना, भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच संबंधों को मजबूत करना। संबंधों को क्या करना है? मजबूत करना। समझे नहीं समझे? संबंधों को क्या करना है? मजबूत। किस राज्य ने, यहाँ पे लिखा है ऐसा कौन से राज्य है, भारतीय सेना और पुलिस अर्धसैनिक बलों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान के लिए पथ योजना शुरू की है। ध्यान रखना, देखो ये हमारा प्रिय अनुज मध्य प्रदेश, जिसने ये पहल की है। ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है कौन सा राज्य है, भारतीय सेनाओं और पुलिस अर्धसैनिक बल। आपको पता है एसएससी के द्वारा जितनी भी वैकेंसी होती है, पता आपके जीडी की बात कर रहा हूँ, जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जितने भी आपके सैनिक हैं वो अर्धसैनिक बल में आते हैं। ध्यान रखना,
तो यहाँ पर प्रशिक्षण, भाई साहब अब इनको प्रशिक्षण कौन सा राज्य में हो सकता है? आपके पथ योजना जो शुरू की है वो आपका मध्य प्रदेश है। दिल से हमें स्वागत है इन लोगों का और दिल से हम इनका मान सम्मान करते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में आए, प्रशिक्षण करें और आपको पता पथ योजना का उपयोग करें। हेनले पासपोर्ट, अब देखो यहाँ पर ये लिखा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। अब यदि यहाँ पर बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, तो यहाँ पर 85 का स्थान है। कौन सा है? 85 का। हेनले समझ गए कौन सा स्थान है? 85। 8 जनवरी 2025 तक राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो राजस्व मतलब यहाँ पर देखो राजस्व विभाग का मतलब होता है जमीन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, नहर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपके राजस्व विभाग में आती है। तो यहाँ पर उनके सचिव के रूप में कैसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर देखो कांत पांडे, यहाँ पर हम पूरा लिखें तोहिन, तोहिन ध्यान रखना, यहाँ पर कांत और यहाँ पर लिखा है पांडे। अब यहाँ पर देखो तौहीन नहीं होना चाहिए हमारी जमीन की, यदि मैं इसे याद करा दूं जमीन की हमारे तौहीन नहीं होना चाहिए, हमारी जो प्रॉपर्टी है जमीन उसकी तौहीन नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन को किया गया? तौहीन। कौन को किया गया? तौहीन को। राजस्व मतलब हमारे जमीन से रिलेटेड विभाग है और हमारे जमीन की तौहीन नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारी जमीन की बुराई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ लिखा है ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सरकार के गुड्डोत्सव, अब देखो यहाँ पर कौन सा उत्सव है? गुड्डोत्सव। बहुत प्यारा उत्सव है पर ये इस उत्सव में बहुत सारी दिक्कतें भी होती है। अब देखो यहाँ 2025 कार्यक्रम शुरू किया है। अभी यहाँ पर देखें सब मतलब होता है सरल काम, बट यहाँ पर देखो कार्यक्रम कराना यह असम बात है। कैसी बात है? असम बात है, ध्यान रखना असम बात है। आपको पता है कोई भी उत्सव कराना असम बात है। तो यहाँ पर लिखा है किस राज्य सरकार ने गुड्डोत्सव, गुड्डोत्सव मतलब मेला होता है, उत्सव कराना होता है और यह असम बात नहीं होती कि किसी भी इवेंट्स को आप प्रारंभ करवाओ और अच्छे से उसका अंत तक ले जाओ उसको। तो ये असम बात नहीं, मतलब बहुत कठिन वाली बात है। आपको पता है लोग बागों को तो बुराई करने का बहाना चाहिए, बस आप कितना भी अच्छा कार्यक्रम करा लो बस लोगों को बहाना चाहिए बुराई करने का। हम प्रवासी भारतीय दिवस ये पढ़ चुके हैं, है ना? यहाँ से अब यहाँ पर देखो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लिखा हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति हमारे भारत देश के, प्रिय भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति है ये। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? स्मारक देखो प्रणब मुखर्जी को पूरे भारत दिल से चाहता था, तो इन्हें दिल से याद करे दुनिया, इसलिए इन्हें दिल्ली में स्थान दिया गया। ध्यान रखना प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। यदि हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेने के बारे में, क्योंकि लेना पड़ेगा भाई साहब, राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति है, ध्यान रखना राष्ट्रपति है ये, पिता नहीं। राष्ट्रपिता तो आपको महात्मा गांधी जी है। दिल्ली के राजघाट परिसर में प्रणब मुखर्जी के स्मारक, राजघाट में ध्यान रखना। स्मारक की बात करें स्थान की यहाँ पर, तो राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल की यदि हम बात करें राजघाट परिसर दिल्ली में दिया गया। द्वारा अनुमोदित, कौन के द्वारा अनुमोदित किया गया? ध्यान रखना तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये किया गया है। अब यदि हम बात करें इनका कार्यकाल की, कब से कब तक ये प्यारे अपने राष्ट्रपति कार्यकाल पर रहे हैं, तो 2012 से 2017। समझे नहीं समझे?
महत्वपूर्ण सम्मान 2019 में ना भारत रत्न दिया गया है। भाई साहब 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे और भारत का सबसे बड़ा सम्मान, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, वो है भारत रत्न। 12 से 17 तक राष्ट्रपति रहे और 19 में इन्हें ध्यान रखना आपको क्या दे दिया गया, यहाँ पर भारत रत्न दे दिया गया। क्या दे दिया गया? भारत रत्न दे दिया गया। सड़क दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के लिए कैशलेस उपचार योजना में 7 दिन तक कितने रुपए तक का उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है? अब देखो यहाँ पर उपचार कराना है, वो भी सड़क दुर्घटना में। यदि मान लो जीवित बचे लोगों को, मतलब कुछ जीवित जो बचे लोग हैं, उनके कैशलेस मतलब कैश पैसे उपचार योजना में 7 दिन तक कितने रुपए तक का उपचार आप लोग करा सकते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखना 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए का आप लोग उपचार करा सकते हैं कैशलेस योजना के तहत। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैशलेस उपचार योजना। यदि मान लो आप सड़क पर कहीं जा रहे हो, ज्यादा हीरो बन रहे हो, तो आप गिर जाओगे, और गिर जाओगे तो आपके हाथ पैर में लग जाएगी, तो आपको इलाज कराना पड़ेगा। तो वो ये बोल रहा है भाई साहब, यदि आप हॉस्पिटल गए तो 7 दिनों तक जितने भी उपचार में पैसे लगेंगे कैशलेस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट दे। अब देखो यहाँ पर कैशलेस उपचार योजना दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के लिए 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए। वर्तमान में पायलट राज्य, अब यहाँ पर देखो वर्तमान पायलट राज्य असम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पांडुचेरी, हरियाणा। भाई साहब ये राज्य है, देखो लो। अब यदि हम बात करें यहाँ पर योजना विस्तार, समय सीमा ध्यान रखना मार्च 2025 तक अभी राज्यों में लागू की जाएगी, मतलब सभी राज्यों में अभी लागू की जाएगी। ये सभी राज्यों में लागू की जा सकती है। आप कहीं पे भी गिर जाओ, चाहे वो पापा की परी गिरे, चाहे मम्मी के मगरमच्छ गिरे, सबके लिए ये लागू हो जाएगी। काहे घबराते हो तुम? बेटा मत घबराओ, तुम्हारा लेना गवर्नमेंट बैठी ना, कितने भी तेज चलाओ गाड़ी तुम तो डटोगे तो है नहीं, ना बाप माँ की बात मानोगे ना गुरुदेव की बात मानोगे। तकनीकी सुरक्षा हस्तक्षेप, यहाँ पर लिखा है ऑडियो चेतावनी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता या नियंत्रण शौचालय, आपातकालीन बैंकिंग यहाँ पर दी जाएगी। ध्यान रखना, ये देखो बहुत अच्छी योजना है ये, समझ गए? इतना आज हमने समझा। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।